हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे आव्यूह आव्यूह होता क्या है? आव्यूह होता है किसी आयताकार बॉक्स के अंदर, बॉक्स नहीं कह सकते, मतलब ये बॉक्स की शेप होती है जो आयताकार के रूप में होती है, जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ होते हैं। आव्यूह कहलाता है। पंक्ति और स्तंभ से मतलब जैसे कोई वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट से राइट की ओर चल रही हैं, तो वो क्या होंगी? पंक्ति होंगी। मतलब ऐसे गिरी हुई होंगी, जैसे रोड रखी हुई है, रोड को अगर ऐसे रख दें तो वो क्या हो जाएगी? एक पंक्ति हो जाएगी। तो जैसे ये यहाँ पर इसको अगर हम निशान बना लें तो ये क्या हो गई? हमारी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति ये भी है, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब बात करते हैं हम स्तंभ की। स्तंभ क्या होता है? जो ऊपर से नीचे की ओर एक रोड रख दें तो वो क्या होता है? स्तंभ होता है। जैसे खंबा, बिजली का खंबा, तो ये क्या होता है? स्तंभ होता है, स्तंभ के आकार का होता है। इसमें भी जैसे ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, COULMN, और हिंदी में पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो। तो इनका ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब आव्यूह में संख्याएं भी हो सकती हैं, फलन भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब अगर इसको व्यक्त करना है, इसको अगर कोई लेटर देना है, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला का हमेशा कैपिटल लेटर होता है। अब आव्यूह का चिन्ह क्या होता है? आव्यूह का चिन्ह हमेशा ऐसे होता है। अगर किसी भी ऐसे आयताकार बॉक्स पर ऐसे चिन्ह लगा होता है तो वो क्या होता है? एक आव्यूह का रूप होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। तो पहला प्रकार है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई वैल्यूज़ गिवन हो और वो किस रूप में हो? जैसे ऊपर से नीचे की ओर, जैसे 2, 6, 8। ये कैसे? अगर इनको ऐसे एक सर्कल बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक खंबे की तरह, मतलब एक रोड की तरह हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाती हैं? स्तंभ आव्यूह होती है। जैसे ये 2 वैल्यूज़ दी हैं तो ये भी ऊपर नीचे हैं, तो ये भी एक स्तंभ आव्यूह है। नेक्स्ट पंक्ति आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कि लेफ़्ट से राइट की ओर कोई वैल्यूज़ लिखी हो, इसमें क्या ऊपर से नीचे की ओर वैल्यूज़ पुट हुई थी, इसमें क्या होती हैं? लेफ़्ट से राइट की ओर वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं और इसमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो ये भी लेफ़्ट से राइट की ओर है। तो ये क्या है? एक पंक्ति आव्यूह है। नेक्स्ट हमारा होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम होंगे, मतलब स्तंभ होंगे, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति और 2 पंक्ति, और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ और 2 स्तंभ। तो इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, इसलिए इससे क्या पता चलता है कि ये एक वर्ग आव्यूह है। नेक्स्ट 3 × 3 की में चेक कर लेते हैं। कैपिटल ए बराबर, ये फर्स्ट रो हो गई, मतलब पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, और कॉलम ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। 3 × 3 की मैट्रिक्स होती है ये। 3 × 3 मतलब ये कोटि होती है। अब ये आगे पढ़ेंगे हम। तो 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है, मतलब 3 ही स्तंभ है और 3 ही पंक्ति हैं। तो ये क्या होता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जितने कॉलम हैं उतने ही रोज होंगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तत्सम आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो उसमें क्या होता है? जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 हो तथा शेष सभी अवयवों के तत्व जो होते हैं, मतलब जो शेष बचते हैं वो शून्य हो जाते हैं, तब उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे तथा उसे आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। जैसे कि विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण। जैसे इसमें ये विकर्ण दिया हुआ है, जैसे ये होता है हमारा विकर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। तो हमारे किसी भी आव्यूह का अगर ये डायगोनल, मतलब विकर्ण जो है 1 है, सेम वैल्यूज़ क्या होंगी? 1, ओनली 1, और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यूज़ जो भी बचेंगी वो 0 होंगी, तो वो क्या कहलाएगी? तत्समक। 3 × 3 की मैट्रिक्स में देख लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल का क्या है? ये है, ये वाली वैल्यूज़ क्या है? 1 है, और अपर वैल्यूज़ और लोअर वैल्यूज़ क्या हैं? 0, 0। तो इससे क्या पता चलता है कि ये तत्समक वैल्यू है, तत्समक आव्यूह है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शून्य अवयव। यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हों तब उस अवयव को शून्य अवयव कहते हैं। मतलब टोटल वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, शून्य, मतलब ज़ीरो होंगी। कोई भी मैट्रिक्स हो, 3x3 की हो चाहे 2x2 की हो, उसमें ऑल वैल्यूज़ कैसी होंगी, जीरो होंगी। तो ये बराबर जीरो होगा, तो शून्य अवयव कहलाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होती है, यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ, पंक्तियाँ मतलब ये वाली पंक्ति होती हैं, ये पंक्तियाँ हैं, तो अगर m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ, n स्तंभ मतलब ये स्तंभ, खम्बे, आप स्तंभ से क्या समझ सकते हो, खम्बे, ठीक है। तो n स्तंभ हो तो उसे m इंटू n कोटि का अवयव कहते हैं। मतलब जितनी पंक्ति और जितने कॉलम हैं उनका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, कोटि आ जाती है, ठीक है। अवयव के अंदर स्तंभ की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या समान होना ना आवश्यक नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जितनी पंक्ति हैं उतने ही कॉलम बनाए। आपकी जो कोटि होती है, अवयव की कोटि, वो 2x2 की भी होती है। मान लिया ये मैंने बना ली, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसकी कोटि क्या होगी, जैसे इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, तो सबसे पहले हम किसकी संख्या यहाँ पर लिखते हैं, पंक्ति की। तो कितनी पंक्तियां हैं आपके पास, 2, मल्टीप्लाई स्तंभ कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई स्तंभ, ठीक है। जैसे हम कोई अलग सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 6 7 8 9 0 2 या 4 5 3, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, 4 तो हमारी पंक्तियाँ हो गई। मल्टीप्लाई स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये भी हमारी क्या होगी, अवयव की कोटि। मतलब अवयव की कोटि क्या होगी, ये। इससे क्या पता चलता है कि ये इसकी कोटि है। तो इससे क्या, ये मतलब कि जितनी पंक्तियां हैं उतने कॉलम मतलब स्तंभ होना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा कुछ एक फॉर्मूला दे रखा है। जैसे हमने इसमें m और n माना था, तो जैसे इसमें A11 A12 A13 A1n, इससे मतलब देखो यहाँ पे पहले क्या है, ये 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 1 से क्या पता चलता है कि ये पहली पंक्ति है, ठीक है। ये क्या है, पहली पंक्ति। दोबारा क्या है, दूसरी पंक्ति में ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे क्या पता चलता है, दूसरी पंक्ति है। यहाँ पे m आ जाता है, मतलब नंबर बढ़ जाते हैं। कहाँ तक, कहीं तक भी हो सकती है हमारी अवयव की पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट मान लिया है m, तो ये m हो गया। अब इस बार हम चेक करते हैं क्या, स्तंभ क्यों। तो स्तंभ देखो, स्तंभ हमारा क्या होता है, ऐसे होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे ये लास्ट में क्या होता है हमारा, स्तंभ की संख्या। तो पहला, यहाँ पर भी फर्स्ट और यहाँ पर भी फर्स्ट, तो ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये n स्तंभ। मतलब नंबर ऑफ स्तंभ बढ़ गए। तो कितने भी स्तंभ हो जाए आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और कोटि निकाल सकते हो। ये क्या होगी, कोटि, m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं, जिसका कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है अवयव। ये अवयव दिया है, आपको कहा है फर्स्ट पार्ट में अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा है कि अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। इसको कैपिटल लेटर ए से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम अक्सर, तो इसको उतार लेते हैं। -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो इसकी कोटि के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्तियाँ चेक करेंगे कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं। तो हम ऐसे बना लेते हैं, निशान लगा लेते हैं कि ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई। अब कॉलम चेक करेंगे, मतलब स्तंभ चेक करेंगे, स्तंभ कितने हैं इसमें। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो हम लिखेंगे दिए गए अवयव में, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 तथा
स्तंभों की संख्या 4 है, इसलिए आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? आव्यूह की कोटि बराबर 3/4। यही इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए चाहे तो आप इसमें सारी वैल्यूज़ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो हमें कोटि गिवन होती है, मतलब जो हम कोटि फाइंड करते हैं, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हमारे पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर कोटि क्या हमारी 3/4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 4 जा 12। इतने अवयव होंगे इसमें। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? आव्यूह A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आव्यूह की तुलना हम करेंगे। पहले हम आव्यूह उतार लेते हैं। 2 35√3, 5 - 2 1, 19 5/2 -5, -7 12 और 17। तो इस आव्यूह की तुलना करने पर किससे, उसे हम लिख लेते हैं कैपिटल ए बराबर, इसको भी कैपिटल ए बराबर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A11। इससे 1 1 से क्या पता चलता है? ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम। A12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। A13 पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। कितनी भी बना सकते हैं, यहाँ पर जितनी आव्यूह की पंक्तियाँ होंगी या जितने स्तंभ होंगे उतनी हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर A11, A12, A13, A14 मतलब पहली पंक्ति के 4 एलिमेंट तक काम किया गया है। तो हम इसमें भी अब हम दूसरी पंक्ति में आ गए। तो पहले पंक्ति की संख्या क्या हो गई 2, और स्तंभ क्या है? पहला। यहाँ पर स्तंभ कौन सा है? दूसरा, और पंक्ति भी दूसरी। यहाँ पर पंक्ति कौन सी है? दूसरी, और स्तंभ भी तीसरा। अब इसमें पंक्ति कौन सी है? दूसरी, और स्तंभ चौथा। 3 पंक्ति में आ गए और पहला स्तंभ, थर्ड पंक्ति की दूसरी स्तंभ, थर्ड पंक्ति का तीसरा स्तंभ, थर्ड पंक्ति का 4th स्तंभ। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सी पंक्ति का कौन सा एलिमेंट है। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है A13, तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति हमारी कौन सी है? ये वाली है। इसका तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमें गिवन है आव्यूह उसमें कौन सी वैल्यू बैठेगी। देखो A11 ये हो गई, A12 ये वाली हो गई, A13 ये वाली हो गई। तो हमारी A13 की वैल्यू क्या हो गई 19। तो हम लिखेंगे, स्पेस तो बच्चा है। सबसे पहले हमसे पूछा है A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। तो पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा 19। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 19। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, तो दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे कहाँ है। जैसे दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट ये हो गया यहाँ पे 35। जहाँ पर ये वैल्यू है वहीं पर ये चेक करना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, इसलिए हमने इसको बराबर लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा है A33 मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति हमारी कौन सी है? ये वाली, और इसका तीसरा एलिमेंट 1 2 3 मतलब A33 ये है हमारा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा -5। ठीक है, अब हमसे पूछा है A24 मतलब दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का चौथा एलिमेंट A24 ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। अब A23 मतलब दूसरी पंक्ति का थर्ड एलिमेंट A23 ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2। यही इसके आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। उसने कहा है कि अवयव क्या है हमारे 24।
24 दिए हैं तो उसकी कोटि पूछी है, और यदि उसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो सबसे पहले हम कोटि के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम जानते हैं, हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि यदि m इंटू n कोटि का कोई आव्यूह हो तो अवयव कितने होंगे, अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर mn, मतलब इन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। m इंटू n मतलब mn, मतलब अगर 3 और 4 अवयव 3 इंटू 4 कोटि दी है तो उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अवयव क्या हो जाएंगे, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 12 वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 24 अवयवों की निकालेंगे कोटि। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, 24 की। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर अतः 24 अवयवों के आव्यूह निम्न होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 के टेबल में आता है 24 आता है, अगर 1 की मल्टीप्लाई 24 से कर दे तो भी हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 इंटू 12, ठीक है। फिर 3 के टेबल में हो जाएगा 8 टाइम, फिर 4 के टेबल में 6 टाइम 24 आता है, 6 के टेबल में 4 टाइम आता है। फिर उनका मतलब अपोजिट कर देते हैं, जैसे इसका 4 इंटू 6 है तो 6 इंटू 4, फिर 8 इंटू 3, फिर 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। तो अगर किसी की भी मल्टीप्लाई करके निकालोगे वैल्यू तो क्या आएगी, 24। तो इससे क्या पता चलता है आपके कि 24 अवयवों की कोटि निम्न प्रकार है, जैसे 1 इंटू 24 24, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा, तो मतलब इसकी कोटियाँ ये होंगी। तो अब इसने क्या कहा है, 13 अवयव हों, अगर किसी आव्यूह में 13 अवयव हों तो क्या होगी। अतः 13 अवयव के आव्यूह क्या होंगे, निम्न होंगे। तो 13 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इंटू 13। अब 13 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, तो जस्ट इसका अपोजिट लिख दो, 13 इंटू 1, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दिया है, 18 अवयव दिए हैं, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होंगी। तो सबसे पहले हम किसकी करेंगे, 18 की करेंगे, ठीक है। तो 18 अवयव की चूँकि लिखेंगे सॉल्यूशन, चूँकि आव्यूह में 18 अवयव हैं, अतः इसकी कोटियाँ निम्न होंगी। तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, 1 के सबसे पहले 1 से ही डिवाइड हो जाता है, 1 इंटू 18, फिर 2 से होता है, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 6 जा 18, फिर 4 से नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से हो जाएगा, 6 इंटू 3, जस्ट इसका अपोजिट आ गया। फिर 7 से नहीं होने का, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 इंटू 2, और फिर जस्ट अपोजिट 18 से होगा, 18 इंटू 1। तो इसकी क्या होंगी कोटियाँ, ये होंगी। अब इसमें क्या करना है, यदि इसमें 5 अवयव, अब हमें क्या करना है, 5 अवयव की निकालना है, इसी प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार 5 अवयव की कोटियाँ क्या हो जाएंगी, सबसे पहले 1 इंटू 5, और फिर 5 किसी के टेबल में और डिवाइड नहीं होता तो जस्ट इसका अपोजिट 5 इंटू 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 तक ये एक्सरसाइज हो गई है। इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।